एडॉर्ड फिजिक्स द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ओपेम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओपेम क्या होता है? बेसिकली ओपेम जो है एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जो क्या कर सकता है, गणितीय संक्रियाएं जो है वो कर सकता है। ठीक है, गणितीय संक्रियाएं जैसे कि प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, अवकलन, समाकलन, सभी चीजें जो है वो करने में सक्षम होता है। जो हम लोग का ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ठीक है, ये जो है दो ट्रांजिस्टर से मिलके बना हुआ होता है। मतलब जो एम्पलीफायर होता है वो हम लोग का दो ट्रांजिस्टर से मिलके बना हुआ होता है। कहीं पे जो है इसका डायग्राम आगे देखेंगे, ठीक है, कहीं पे दिया होगा। पहले इसका ब्लॉक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का में क्या होता है, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है आगे देखेंगे। ठीक है, ये जो है बेसिकली दो ट्रांजिस्टर से मिलके बना हुआ होता है और ये हमारा जो है इनपुट स्टेज होता है। ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बाद यहाँ पे मोर स्टेज ऑफ गेन, यहाँ पे इसके गेन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, गेन को कंट्रोल करने के लिए जो है वो अलग अलग स्टेज जो है और लगे हुए होते हैं। ठीक है, इसे इंटरनल स्टेट भी कहा जाता है। इसके बाद आता है क्लास बी, पुश पुल इमीटर फॉलोअर, आगे देखेंगे ये क्या होता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट स्टेज। तो जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में तीन चीजें होती हैं। एक क्या, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, यहाँ पे देखो नाम है ना। ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक अलग चीज है और डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो एक अलग चीज है। क्या होता है देखेंगे आगे। ठीक है, बस ये याद रखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर जो है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर रहता है इनपुट सेक्शन में, ठीक है, या इनपुट स्टेज में रहता है। और इसके बाद और भी बहुत सारे स्टेज रहते हैं इसके गेन को कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद आउटपुट जो स्टेज है वहां पे क्लास बी, पुश पुल इमीटर फॉलोवर होता है। ठीक है, बेसिकली ये भी एक ट्रांजिस्टर ही है, कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर होता है वो। इंटरनल स्टेज ऑफ ओपेम डायरेक्टली कपल्ड, ये जो इंटरनल स्टेज होता है ये डायरेक्टली कपल्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है नो कैपेसिटर आर यूज्ड फॉर कपलिंग, यहाँ पे जो है कैपेसिटर का यूज नहीं किया जाता, ये आप लोग याद रखेंगे। जो इंटरनल स्टेज होता है यहाँ पे बेसिकली हम लोग इनपुट स्टेज को इंटरनल स्टेज से जो है वो कपल करते हैं, इन्हें जो है वो जोड़ते हैं। तो इसके लिए जो हम लोग ट्रांजिस्टर का यूज नहीं करते, बल्कि यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट कपलिंग होता है। ये वर्ड याद रखेंगे, डायरेक्ट कपलिंग। ठीक है, यहाँ ये डायरेक्ट कपल्ड होते हैं, ये बस याद रखेंगे आप लोग। इट कैन एम्पलीफाई बोथ एसी एंड डीसी करंट, ये जो है एसी और डीसी दोनों प्रकार के करंट को जो है वो क्या कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है। वेरी हाई इनपुट, वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है। उच्च निवेशी प्रतिरोध, जो निवेशी प्रतिरोध होता है वो काफी उच्च होता है। वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस, जो निर्गत प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, निम्न होता है, बहुत ही कम होता है। वेरी हाई ओपन लूप वोल्टेज गेन, और जो इसका वोल्टेज गेन होता है, ठीक है, वोल्टेज लाभ होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, वेरी हाई। यहाँ पे ये जो है ओपेम की जो है वो प्रॉपर्टीज है, ये आप लोग याद रखेंगे। वेरी हाई, इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, और वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, इसका जो इनपुट इम्पीडेंस प्रतिरोधकता जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है। लार्ज बैंड विथ, अधिक जो है वो बैंड चौड़ाई होती है। लार्ज बैंड विथ एंड गेन स्टेबिलिटी, और स्थायी गेन जो है हमें मिलता है, स्थायी लाभ जो है हमें मिलता है। ये जो है ओपेम के प्रॉपर्टीज होते हैं। इसके बाद इसका जो इनपुट स्टेज होता है वो होता है हम लोग का डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है देखते हैं। यह दो निवेशी सिग्नल के अंतर को प्रवर्धित करता है। ठीक है, जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है वो क्या करता है, दो जो निवेशी सिग्नल होंगे, यहाँ पे दो निवेशी सिग्नल होंगे। ठीक है, इन दो निवेशी सिग्नल का जो अंतर होगा उसे क्या करता है, प्रवर्धित करता है। ठीक है, मैं आपको एक बार जो है वो ओपेम का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो मतलब डिफरेंशियल एम्पलीफायर का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये
देखो जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है ना वो इस टाइप से होता है। यहाँ पे ये जो है दो ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है। और यहाँ इसके इनके जो सॉरी ये जो कलेक्टर है, ठीक है, कलेक्टर में जो है वो VCC दोनों में कॉमन जो है वो VCC वोल्टेज अप्लाई किया गया है, और यहाँ पे जो है वो कॉमन VEE वोल्टेज जो है वो अप्लाई किया गया है, ठीक है। और ये इसका सैम्बल है, यहाँ पे ये जो V है ये प्लस भी है, इसे हम लोग VCC भी बोलते हैं, ठीक है। और ये VEE भी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है, देखेंगे आगे क्या होता है। ये जो है इसका इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट हमेशा रहेगा, ठीक है। और बाकी जो सिग्नल को हम लोग को एम्पलीफाई करना है, जो जिस भी सिग्नल को प्रवर्धित करना है, उस सिग्नल को हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, V1 और V2 में अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दो इनपुट जो है वो इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ जुड़े हुए हैं, ये जो है डायरेक्टली बेस से जो है वो जुड़े हुए होंगे, ठीक है। मतलब जो इनपुट हम लोग अप्लाई करेंगे वो इन दोनों ट्रांजिस्टर के कहाँ करेंगे, बेस में जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो है वो दो इनपुट होंगे, और आउटपुट कहाँ से लेंगे, अगर ये आप लोग को दिख रहा है तो आउटपुट जो है हम लोग यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही जो है हम लोग का क्या होता है, V0 आउटपुट होता है, और ये दो V1 जो कि इन ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये होता है हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर। हम लोग जो है इसी डिफरेंशियल एम्पलीफायर को जो है इस फॉर्म में जो है वो डिनोट करेंगे। तो ये होता है हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। दो निवेशी सिग्नल के अंतर को जो है वो प्रवर्धित करता है। इसमें क्या होगा, एक V1 इनपुट होगा, एक V2 इनपुट होगा, जो हम लोग बेस में अप्लाई करेंगे। और ये जो इस और जो हमें आउटपुट मिलेगा V0, ये क्या करेगा, ए वोल्टेज गेन इंटू V1 माइनस V2, यानी दोनों वोल्टेज के अंतर को जो है वो एम्पलीफाई करेगा, ठीक है। सिंगल एंडेड डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब सिंगल एंडेड डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होगा, अगर एक जो सिग्नल को हम लोग जीरो कर दें, ठीक है, या ग्राउंडेड कर दें, ठीक है, और इनपुट सिग्नल जो है वो एक ही इनपुट टर्मिनल पे जो है वो अप्लाई करें, तो इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल एंडेड। डबल एंडेड, अगर हम लोग दोनों इनपुट में जो है वो सिग्नल अप्लाई करें तो इसे हम लोग बोलेंगे डबल एंडेड, ठीक है। ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इसमें कुछ जो है वो टर्म आते हैं, जैसे मतलब कुछ जो है टाइप के ऑपरेशन आते हैं, जैसे कॉमन मोड सिग्नल, ठीक। कॉमन मोड सिग्नल क्या होता है, देखो जब हम लोग V1 और V2 में जो है वो समान इनपुट देते हैं, जब V1 इक्वल टू क्या हो, V2 हो, ठीक है, यानी कि V1 माइनस V2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है, डिफरेंस जो है वो जीरो है, तब इसे हम लोग बोलते हैं कॉमन मोड सिग्नल, ठीक है, क्योंकि दोनों को हम लोगों ने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन कॉमन मोड सिग्नल बोलेंगे। डिफरेंशियल एम्पलीफायर रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल, ठीक है। जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है वो कॉमन मोड सिग्नल को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। क्यों रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो दोनों के डिफरेंस पे, इसीलिए इसे डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं। दोनों इनपुट के डिफरेंस पे डिपेंड करता है, अगर ये वोल्टेज जीरो हो जाएगा तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए ये हम लोग क्या इसलिए ये कहा जाता है कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल, कॉमन मोड सिग्नल को जो है वो रिजेक्ट कर देता है, कॉमन मोड सिग्नल को जो है एम्पलीफाई नहीं करता। डिफरेंशियल मोड सिग्नल, डिफरेंशियल मोड सिग्नल क्या होगा, जब इनमें जो है अंतर मैक्सिमम होगा, यानी V में हम लोग V इन अप्लाई करेंगे और V2 में माइनस V इन अप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों जस्ट अपोजिट फेस में होंगे, तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल मोड सिग्नल बोलेंगे। क्लियर है, ठीक है। यानी कि इनमें जो है 180 का क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। अगर यहाँ फेज डिफरेंस के टर्म में बोले तो यहाँ जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कितना होगा यहाँ फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है। दोनों जो है वो समान फेज में होंगे, दोनों जो है एक ही टाइप के सिग्नल होंगे, दोनों जो सिग्नल है वो इस टाइप से होंगे। ये हमारा V1 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा V2 हो जाएगा। दोनों जो है वो सेम टाइप के सिग्नल होंगे, लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर V1 हमारा इस टाइप से है, ठीक है, तो V2 हमारा क्या होगा, ठीक है, इसका जस्ट उल्टा माइनस V इन। तो इसे हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल मोड सिग्नल। क्लियर है, जब इनपुट हम लोग
V1 इक्वल टू V2 देंगे, तब इसे हम लोग बोलेंगे कॉमन मोड सिग्नल। और जब डिफरेंशियल मोड सिग्नल क्या वो होगा, जब दोनों जो है वो अपोजिट फेज में हो, ठीक है, इक्वल और अपोजिट फेज में हो, तब जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद आता है वोल्टेज गेन ए, कि ये वोल्टेज गेन ए जो है वो क्या होता है। देखो, जब हम लोग कोई सिग्नल अप्लाई करते हैं तब वो जो आउटपुट हमें मिलता है बहुत ही ज्यादा प्रवर्धित मिलता है, ठीक है। हम लोग जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा हमें जो है वो वोल्टेज मिलता है, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज लाभ बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। जो वोल्टेज लाभ होता है वो क्या होता है, V0 बाई V इन, मतलब हम लोग कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और कितना हमें जो है वो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, वोल्टेज लाभ, वोल्टेज गेन होगा, ठीक है। और जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर या जो ऑपरेशनल डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, इसमें जो वोल्टेज गेन है बहुत ही ज्यादा होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में हम लोग इसको जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज गेन को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, ठीक है, इसमें दो तरह के वोल्टेज गेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक होता है कॉमन मोड वोल्टेज गेन और एक होता है डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है। कॉमन मोड डिफरेंशियल गेन क्या होगा, जब इनपुट जो है वो कॉमन मोड में हो, ठीक है। कॉमन मोड मतलब दोनों इनपुट जो है वो बराबर होंगे। और डिफरेंशियल मोड यानी दोनों जो है वो जस्ट अपोजिट होंगे, ठीक है, अपोजिट इनपुट। एक टर्म आता है फिर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अभी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है, देखो, इसे हम लोग CMRR बोलते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। और ये बेसिकली होता क्या है, डिफरेंशियल मोड और कॉमन मोड के वोल्टेज गेन का रेशियो, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल मोड वोल्टेज लाभ और कॉमन मोड वोल्टेज लाभ बोलते हैं। ठीक है, CMRR को हम लोग ये क्या होता है, रेशियो ऑफ डिफरेंशियल मोड कॉमन गेन, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो CMRR क्या होता है, डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन बटे कॉमन मोड वोल्टेज गेन। इसे जो है हम लोग डेसिबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब इसे डेसिबल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तब क्या होता है, 20 log 10 ADM बाई ACM, ठीक है। ये जो CMRR है, अगर इसे डीबी में रिप्रेजेंट करेंगे तो 20 और log 10 ले लेंगे, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, तो ये डेसिबल में हमें मिल जाएगा। इसके बाद CMR का जो क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, CMRR हमें क्या बताता है, एबिलिटी टू रिजेक्ट कॉमन मोड सिग्नल, ठीक है। ये जो CMRR है वो इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ठीक है, ये इतने ही अच्छे से जो है वो कॉमन मोड सिग्नल को जो है वो रिजेक्ट कर पाएगा, ठीक है। ये ACM कॉमन मोड वोल्टेज गेन, मतलब ये जो रेशियो है, ठीक है, ये जितना ज्यादा होगा हमारा जो एम्पलीफायर है वो उतनी ही आसानी से जो है वो कॉमन सिग्नल को जो है वो रिजेक्ट कर पाएगा, ठीक है। कॉमन मोड सिग्नल को त्यागने की क्षमता, लार्जर CMMR, अगर CMMR अच्छा है तो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो अच्छा होगा, ठीक है। अधिक CMMR मतलब अच्छा डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसका सैंपल देखो, इसका सैंपल जो है इस टाइप से रहता है। यहाँ पे V1 V2 जो है वो इनपुट वोल्टेज है, ठीक है, प्लस V और माइनस V, ये क्या होते हैं, इनपुट टू ऑपरेट एम्पलीफायर। ये जो एम्पलीफायर है, ठीक है, इसे ऑपरेट करने के लिए क्या बोलना चाहिए, जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई करते हैं, ये सिग्नल तो वो सिग्नल है जिसे हम लोग प्रवर्धित करना चाहते हैं, जिसे हम लोग एम्पलीफाई करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग जो नॉर्मल एम्पलीफायर यूज करते हो, पहले उसको करंट प्रोवाइड करते हो, ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना जो साउंड है वहां पे देते हैं इनपुट, और फिर उसका आउटपुट जो है वो प्रवर्धित होकर हमें साउंड मिलता है, ठीक है। तो इसी टाइप से ये जो है उसको ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज है, ठीक है। और ये कौन सा वोल्टेज है, जिसे हम लोग को एम्पलीफाई करना है, ठीक है। तो ये इनपुट वोल्टेज है जिससे हम लोग एम्पलीफाई करना चाहते हैं, और ये जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को चलाने के लिए
वोल्टेज है, निवेशी वोल्टेज डिफरेंशियल एम्पलीफायर को चलाने के लिए, ठीक है। और V0 क्या है, यहाँ पे V0 जो है वो आउटपुट वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली सैम्बल होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर का। यहाँ आगे और जो है वो डिटेल में ये दिया गया है, ठीक है। ये प्लस भी होता है, ये माइनस भी होता है। यहाँ पे जो V1 है, ठीक है, जहाँ पे ये प्लस है, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। V1 क्या होता है, यानी जहाँ पे ये प्लस होगा इसे हम लोग बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल, और जहाँ पे माइनस होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये V1 और V2। V1 जो होगा, जब हम लोग V1 में इनपुट अप्लाई करेंगे ना, तब यहाँ पे हमें कोई भी V0 में कोई भी जो है वो फेज डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग V2 में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तब यहाँ पे हमें जो है वो 180 का फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं, सॉरी, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और इसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हम लोग V1 में इनपुट सिग्नल देते हैं, ठीक है, किस टाइप से, ये इस टाइप से, ठीक है, तो हमें V0 क्या मिलेगा, प्रवर्धित होके मिलेगा, ठीक है। ये इस टाइप से प्रवर्धित होके मिलेगा हमें, ठीक है, लेकिन सेम फेस में मिलेगा। लेकिन अगर V2 में हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये इस टाइप से अगर हमें V2 में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तब हमारा V0 जो है हमें क्या मिलेगा, प्रवर्धित होके तो मिलेगा, लेकिन अपोजिट फेस में मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जब V2 में अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, 180 का फेज डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसीलिए इसे V2 को हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। V2 लिखा होगा, या फिर यहाँ पे जहां पे भी माइनस, जनरली प्लस माइनस लिखा होगा, ठीक है। तो जिस भी टर्मिनल में माइनस होगा, जिस भी टर्मिनल में माइनस होगा, आप लोग समझ जाना है कि ये जो है वो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, और जहां पे भी प्लस होगा, आप लोग को समझ जाना है कि ये जो है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है। अगर यहाँ पे देखो, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, आंसर V0 में प्लस या माइनस होगा। अगर वोल्टेज V1 में अप्लाई है, या दोनों दोनों का डिफरेंस देखेंगे, अगर V1 ज्यादा है तब वोल्टेज हमेशा जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। कि इस केस में अगर V1 इज ग्रेटर देन V2, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज हमेशा जो है वो नेगेटिव आएगा। किस केस में, अगर V2 इज ग्रेटर देन V1, अगर V2 ज्यादा है, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल वाला ज्यादा है, तब आउटपुट जो है हमें नेगेटिव में मिलेगा, और अगर ये ज्यादा है तब आउटपुट जो है हमें पॉजिटिव में मिलेगा। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग का नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल V1, और ये जो है इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल V0 आउटपुट टर्मिनल होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस भी और माइनस, इसे जो है कभी कभी V प्लस CC और V माइनस VEE जो है ये भी लिखा जाता है। इनपुट वोल्टेज टू ऑपरेट एम्पलीफायर, ये जो है एम्पलीफायर को ऑपरेट करने के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे ये V0 क्या है, हमारा आउटपुट वोल्टेज है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज कभी भी, ये जो इनपुट सिग्नल है, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को चलाने के लिए जो हम लोग इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, इससे कभी भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम जो है ये हो सकता है माइनस भी और प्लस भी के बीच में ही रहेगा, ठीक है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। चाहे इसका मतलब हम लोग कुछ भी ये V1 V2 कुछ भी रहे, ठीक है, ये V1 और V2 का वैल्यू कुछ भी रहे, जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमेशा जो है इन दोनों के बीच में ही रहेगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग याद रखेंगे। ये आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ टर्मिनल लिखा गया है, ये जो है आउटपुट वोल्टेज है। अब यहाँ पे देखो, ये होता है इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा इनपुट रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे ये होता है आउटपुट रेजिस्टेंस। तो देखो, इनपुट या फिर इससे क्या बोले, इम्पीडेंस बोले, ठीक है। इनपुट इम्पीडेंस निवेशी प्रतिबाधा होगा ये, ठीक है। और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, निर्गत प्रतिबाधा होगा। अच्छा, इसे इम्पीडेंस मतलब प्रतिबाधा होता है, ठीक है, हिंदी में याद रखेंगे। ये जो है निर्गत प्रतिबाधा होगा। इसे R इन से रिप्रेजेंट करेंगे, या Z इन से, इसे R0 से या Z0 से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में।
और ये प्लस भी और माइनस भी, ये जो है इसे हम लोग सेचुरेशन वोल्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो मैक्सिमम सेचुरेशन वोल्टेज, ये क्या होता है, मैक्सिमम सेचुरेशन वोल्टेज होता है। और जो आउटपुट होगा, ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आउटपुट होगा वो हमेशा क्या होगा, आउटपुट V0 जो है वो हमेशा प्लस V और माइनस V के बीच में ही होगा। यहाँ पे इसका जो एम्प्लीफिकेशन होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर इस रेंज में आता है तब ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, हमें जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज ही मिलेगा। और कितना मिलेगा, V प्लस मिलेगा। जैसे यहाँ पे मैं आप लोग को एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम लोगों ने जो है वो इनपुट दिया, कुछ भी इनपुट जो है वो दिया, V इन इक्वल टू मान लेते हैं कि 5, मतलब ये डिफरेंस है ना, ठीक है। इनपुट मतलब V1 माइनस V2 का वैल्यू क्या है, 5 मिली वोल्ट है, ठीक है। और इसका जो एम्प्लीफिकेशन है वो कितना है, मान लेते हैं कि इसका जो एम्प्लीफिकेशन एक जो है वो 1000 है, ठीक है, 1000 है। और V प्लस का जो वैल्यू है, यहाँ पे V प्लस का जो वैल्यू है वो कितना है, 3 वोल्ट है, ठीक है, 3 वोल्ट है। तब तब जो हमारा वोल्टेज V0 है वो क्या आना चाहिए, ये V in इंटू ये आना चाहिए, ठीक है, जितना भी इसका वोल्टेज लाभ है, ठीक है, इतना आना चाहिए। यानी कि इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 5 वोल्ट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन कभी भी हमें 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि V प्लस कितना है यहाँ पे, ये क्या है, 3 वोल्ट है। यानी मैक्सिमम तो हमें 3 वोल्ट ही मिल सकता है। तो इस केस में जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट ना होके इस केस में आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट जो है हमें 3 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे V इन, अगर हम लोग का V इन कितना ले, हम लोग 2 मिली वोल्ट ले, 2 मिली वोल्ट यहाँ पे अगर हम लोग V इन अप्लाई करें तो V0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आ जाएगा। तब जो है आउटपुट वो 2 वोल्ट रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है V प्लस से कम है, ठीक है, इससे कम है, तो ये कहीं पे हमें ये वैल्यू जो है वो मिलेगा, यहाँ पे ये वैल्यू मिलेगा। लेकिन अगर ये 3 वोल्ट से ज्यादा होता है तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट ही मिलेगा। क्लियर है। तो ये होता है हम लोग का डिफरेंशियल एम्पलीफायर। इसके बाद आता है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, देखो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मतलब डिफरेंशियल एम्पलीफायर का अगर हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक देखना है कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर अच्छा है नहीं है, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि एक CMRR हो गया, ठीक है, CMRR हो गया एक, ठीक है। एक होता है आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है, अगर V1 इक्वल टू V0 है हमारा और V2 इक्वल टू V0 है, तो जो आउटपुट आएगा होना क्या चाहिए, अगर V1 इक्वल टू 0 है और V2 इक्वल टू 0 है, तब हमारा जो V0 है वो भी 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कई केस में क्या होता है, ये जो है वो 0 के बराबर ना होकर किसके बराबर होता है, V0 इक्वल टू V0 के बराबर होता है, ठीक है। ऑफसेट V0 ऑफसेट के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि 0 0 भी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं तब भी हमें जो है वो कुछ आउटपुट जो है वो मिल रहा है। और ये आउटपुट क्यों मिल रहा है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे अलग से वोल्टेज और अप्लाई कर रहे हैं ना। अगर आप लोग को याद हो, ये हम लोग का कहाँ गया, ये देखो, भले ही हम लोग यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू क्या रखे हैं, 0 रखे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना, तो ना कुछ यहाँ पे जो है आउटपुट हमें मिल जाता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। जब V1 इक्वल टू 0, V2 इक्वल टू 0 हो, तभी जो आउटपुट मिले उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। द आउटपुट वोल्टेज व्हेन बोथ इनपुट आर 0, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। द आउटपुट वोल्टेज व्हेन बोथ इनपुट आर 0, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलेंगे। ये क्यों हमें देखने को मिलता है, इम्बैलेंस इन ट्रांजिस्टर। जो यहाँ पे हम लोग 2 ट्रांजिस्टर यूज किए हैं, ठीक है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर में 2 ट्रांजिस्टर यूज किए हैं, दोनों में जब इम्बैलेंस होता है तब ये हमें देखने को मिलता है। और जब दोनों में बैलेंस होगा तब ये जो आउटपुट है हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसे घटाने के लिए कुछ निवेशी वोल्टेज देना पड़ता है। यानी अब इसे अगर हम लोग को 0 करना है तब कुछ जो है वो इनपुट वोल्टेज देना पड़ेगा,
ठीक है। V1 इक्वल टू V2, मान लेते हैं कि V1 V2 इक्वल टू जब VI जीरो होगा, VI जीरो होगा, तब जो है ये V0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसके बाद आता है इनपुट ऑफसेट करंट। अब इनपुट ऑफसेट करंट क्या होता है, देखो वो आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज था, अब ये क्या है, इनपुट ऑफसेट करंट। व्हेन द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज एलिमिनेटेड, जब इसे हम लोग एलिमिनेट करने के लिए वोल्टेज क्या अप्लाई किए, वी आई जीरो अप्लाई किए, तब वी जीरो जो है वो जीरो हो गया। ठीक है, तब इस केस में जो करंट फ्लो होगा, व्हेन द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज एलिमिनेटेड, देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस इन करंट, तब जो है इनमें कुछ वोल्टेज डिफरेंस आएगा, यानी कि कुछ करंट डिफरेंस आएगा, और इसी करंट डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट ऑफसेट करंट बोलते हैं। ठीक है, देखो इनपुट ऑफसेट ये वोल्टेज है, ये इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलेंगे यहाँ पे, VIO को जो है वो इनपुट ऑफसेट वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो है इसे हम लोग पैरामीटर की तरह यूज नहीं करते, हम लोग पैरामीटर की तरह किसे यूज करते हैं, इस वोल्टेज के कारण जो करंट फ्लो होता है, ठीक है, इनपुट ऑफसेट करंट, इसे हम लोग एक पैरामीटर की तरह यूज करते हैं। धारा लाभ बीटा के बराबर ना, और ये हमें क्यों देखने को मिलता है, धारा लाभ बीटा, अगर दो एम्पलीफायर जो हम लोग यूज किए हैं, ठीक है, इन दोनों एम्पलीफायर का जो धारा लाभ है, बीटा का वैल्यू अगर इक्वल नहीं है, तब इस केस में हमें जो है ये इनपुट ऑफसेट करंट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, धारा लाभ बस ये याद रखेंगे कि ये जो है धारा लाभ के बराबर न होने के कारण हमें मिलता है। तो ये कुछ बेसिक पैरामीटर थे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के। इसके सिवा एक होता है इनपुट बायस करंट। इनपुट बायस करंट क्या होता है, दोनों टर्मिनल में जो करंट देंगे उनका एवरेज, ठीक है, I1 प्लस I2 बाई 2, इसे हम लोग बोलते हैं इनपुट बायस करंट। ओपन विल नॉट वर्क इफ आइदर ऑफ इट्स इनपुट आर ओपन। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे देखो, ओपेम, यदि ओपेम का कोई इनपुट खुला हो तो वो जो है कभी भी कार्य नहीं करेगा, जो ओपेम है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमेशा आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे ये ओपेम है, ठीक है, ओपेम में जो है वो दो टर्मिनल है, तो या तो यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई हो, V1 V2 अप्लाई हो, ठीक है, या फिर अगर वोल्टेज अप्लाई नहीं है, V1 यहाँ पे कुछ अप्लाई हो, और दूसरा जो है वो क्या होना चाहिए, ग्राउंडेड होना चाहिए, तभी जो है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अगर हमारा ये हम लोग एक ही जगह जो है वो क्या किए हैं, इनपुट जो है वो अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, और ये जो परिपथ है ये खुला है, ठीक है, यहाँ पे कोई इनपुट नहीं दिए हैं, ना ही इसे ग्राउंडेड किए हैं, तो इस केस में हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके लिए दोनों जो V1 और V2 है, दोनों का वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, भले ही जीरो हो चलेगा, ग्राउंडेड हो चलेगा, लेकिन ओपन नहीं होना चाहिए। इसका एसी एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, एसी सर्किट के लिए जो है ये किस तरह से बिहेव करता है। एसी सर्किट के लिए जो वोल्टेज गेन ए है, ये डिफरेंशियल मोड के बराबर होता है। ठीक है, और इसका जो एसी इक्विवेलेंट होता है, वहां पे जो दो ट्रांजिस्टर था, ठीक है, ट्रांजिस्टर को जो है हम लोग करंट सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक करंट सोर्स होगा जिसका करंट आईसी, दोनों का जो है करंट क्या होगा, आईसी होगा, और ये रेजिस्टेंस आर ई डैश होगा। ठीक है, और ये जो है आरसी, ये इक्विवेलेंट सर्किट है, इसे एसी इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं, ये इस टाइप से रहेगा। ये जो है इक्विवेलेंट करंट है, ठीक है, ये जहां हम लोग को आउटपुट लेना है वही रजिस्टर है। ठीक है, ये चेंज नहीं हुआ है, ये बेसिकली वहीं पे वही रहेगा, और ये जो है चेंज हो गया है। ठीक है, ये जो है एसी प्रतिरोध बोलेंगे इसे, ठीक है, प्रत्यावर्ती प्रतिरोध बोलेंगे आर ई। ये जनरली ये जो वैल्यू है अगर कैलकुलेट करने के लिए आता है तब ये वैल्यू आपको दिया हुआ होगा। ठीक है, वोल्टेज ये ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए डी एम इक्वल टू आर सी बाई टू आर ई, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एसी के केस में जो मतलब हम लोग का वोल्टेज गेन होगा वो क्या होगा, आर सी बाई टू आर ई डैश होगा, और इनपुट इम्पीडेंस जेड आई का वैल्यू क्या होगा, टू बीटा आर ई डैश होगा, और कॉमन मोड वोल्टेज गेन, कॉमन मोड वोल्टेज गेन क्या आ जाएगा, आर सी बटे टू आर ई डैश प्लस टू आर ई हो जाएगा। ये तीन फॉर्मूला याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में। ठीक है, अभी जो पढ़ रहे थे वो क्या था, डिफरेंशियल एम्पलीफायर था, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक इनपुट स्टेज था। ठीक है,
अब देखते हैं हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में बताया है कि यहाँ पे जो है वो तीन चीजें होती हैं। पहला इनपुट स्टेज, उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेज, और उसके बाद होता है आउटपुट स्टेज। ठीक है, इनपुट स्टेज क्या होता है हम लोग का, बेसिकली जो है एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। इसमें जो है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर लगे हुए होते हैं। और ये क्या होता है, क्लास बी जो है वो इमीटर फॉलोअर एम्पलीफायर होता है। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मल्टी स्टेज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये जो है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है। इसमें बहुत सारे स्टेज होते हैं, इनपुट स्टेज, ये इंटरमीडिएट स्टेज में भी कई सारे स्टेज होंगे, और फिर यहाँ पे ये आउटपुट स्टेज। ठीक है, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसमें भी जो है वो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा। हाई इनपुट इम्पिडेंस, इसका जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है। लो आउटपुट इम्पिडेंस, जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है वो भी बहुत ज्यादा लो होता है। और वेरी लार्ज ओपन ओपन लूप वोल्टेज गेन। और जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है, यहाँ पे दो वोल्टेज गेन के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक होता है ओपन लूप, ठीक है, और एक होता है क्लोज लूप, यानी कि जब हम लोग उसे फीडबैक दे देंगे। तो ओपन लूप वोल्टेज गेन जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, अराउंड 10 की पावर 5 तक। मतलब क्या बोलना चाहिए, 1 लाख गुना जो है वो हमें वोल्टेज लाभ यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, वोल्टेज गेन कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज गेन होगा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये ना मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर के प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखेंगे। वोल्टेज गेन जो है वो कांस्टेंट होगा, और वेरी लार्ज सी एम आर आर। ठीक है, तो CMRR का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। उसके बाद आता है आउटपुट वोल्टेज अब ओपैम्प, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा हम लोग का। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर में जो आउटपुट वोल्टेज है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करे। देखो, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए जो आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है, ये किस किस पे डिपेंड करेगा, ये आप लोग याद रखेंगे, वोल्टेज गेन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, पहला तो ये वोल्टेज गेन पे डिपेंड करेगा। वोल्टेज गेन जितना ज्यादा होगा, आउटपुट वोल्टेज उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब पोलैरिटी रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2, और ये V1 V2 में कैसा पोलैरिटी रिलेशन है, इस पे जो है वो डिपेंड करेगा। अगर V1 V2 क्या है, पॉजिटिव है, तब आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर V1 माइनस V2 नेगेटिव है, यानी कि V2 का वैल्यू जो है वो ज्यादा है किससे, V1 से, यानी नॉन जो इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा है किससे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से, तब जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि ये जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, पोलैरिटी रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2। ये V1 और V2 पे भी डिपेंड कर रहा है। वैल्यूज ऑफ सप्लाई वोल्टेज और किस पे डिपेंड करेगा, ये सप्लाई वोल्टेज पे भी जो है वो, सप्लाई वोल्टेज, ठीक है, जो हम लोग एम्पलीफायर को चलाने के लिए जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, प्लस भी और माइनस भी पे भी जो है वो डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि ये तो लिमिट है। ठीक है, इससे मैक्सिमम तो आउटपुट हो ही नहीं सकता, तो वो जो आउटपुट होगा इन दोनों के बीच में होगा। क्लियर है ये। इसके बाद आता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ये आप लोग इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको याद रखेंगे कि आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो क्या होता है। सबसे पहला, वोल्टेज गेन जो होगा इसका इनफाइनाइट होगा। जो हमारा आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा इसका वोल्टेज गेन क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनपुट इंपीडेंस क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, जो इनपुट इंपीडेंस है वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और आउटपुट इंपीडेंस वो हमारा जीरो होगा। ठीक है, टेंस टू जीरो। ये होता है आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर का प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आता है बैंड विड्थ ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बैंड विड्थ क्या होता है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन विच द ओपैम वर्क इज कॉल्ड बैंड विड्थ। ठीक है, आवृत्ति की सीमा जहां तक ओपैम जो है वो कार्य करता है। ओपैम जो हमारा ओपैम होता है वो सभी आवृत्ति के लिए कार्य नहीं करता। ठीक है, तो जिन आवृत्ति के लिए ये कार्य कर सकता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति की सीमा बोलते हैं या बैंड विड्थ बोलते हैं। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये जो है क्लोज लूप गेन पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखेंगे क्लोज लूप गेन क्या होता है, ACL पे जो है वो डिपेंड करता है। और एक चीज यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, गेन बैंड विथ प्रोडक्ट। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं गेन बैंड विथ प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम लोग का क्लोज लूप गेन क्या है, ACL है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी जिसपे वो काम कर रहा है वो क्या है, F है। तो
उसके लिए जो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ACL इंटू एफ होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है, इसे आप लोग याद रखेंगे। यानी कि जो क्लोज लूप गेन होता है और जिस फ्रीक्वेंसी में वो काम करेगा, ठीक है, उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये देखो एफ सी एल इंटू एफ जो है एफ यूनिटी के बराबर होगा, और ये जो है फ्रीक्वेंसी एट विच क्लोज लूप गेन इज यूनिटी, ठीक है। और ये जो आता है बेसिकली क्या आता है, यहाँ पे जो है इसका वो फ्रीक्वेंसी जहां पे इसका गेन जो है वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। जब मैं आप लोगों ने यहाँ एक चीज बता दे रहा हूं कि जो गेन होता है वो फ्रीक्वेंसी के ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, ए इंटू एफ इज प्रोपोर्शनल, मतलब ये क्या बोलना चाहिए, इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा कोई। तो ये जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे जो वोल्टेज गेन जो गेन होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, देखो आपको जो है वो फ्रीक्वेंसी दे देगा और आपको क्या बोलेगा कि ये जो वोल्टेज गेन है ये आप लोग को निकालना है, ठीक है। तब आप लोग को क्या कोई भी जो है वो फ्रीक्वेंसी दे दिया रहेगा, जैसे आप लोग को F1 फ्रीक्वेंसी में वोल्टेज गेन कितना है, A1 है, तो ये दोनों को कैलकुलेट करके आप लोग क्या निकालेंगे, गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट निकालेंगे, और ये जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आपको क्या बोलेगा, F2 के लिए A2 निकालने के लिए बोलेगा, तो A2 F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, GB अगेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट या W, ठीक है, GBW हो जाएगा। तो यहाँ से जो है F2 का वैल्यू अगर दिया हुआ है तब आप लोग A2 निकाल सकते हैं, अगर A2 का वैल्यू दिया हुआ है तब आप लोग क्या कर सकते हैं, F2 निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर इसे हम लोग क्या लिखें, A1 F1 इक्वल टू A2 F2, ठीक है, इस टाइप से भी इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल पूछता है, ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ACL क्लोज लूप गेन एट फ्रीक्वेंसी F, जो क्लोज लूप गेन होगा वो जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके बाद एक पैरामीटर आता है स्ल्यू रेट। स्ल्यू रेट, अब स्ल्यू रेट क्या होता है, हाउ फास्ट द आउटपुट वोल्टेज कैन चेंज, मतलब कितनी जल्दी से जो आउटपुट वोल्टेज है वो चेंज हो सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ल्यू रेट होते हैं। ये जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ठीक है। ये बताता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो कितना अच्छा है। स्ल्यू रेट का वैल्यू जितना ज्यादा होगा हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है वो उतना ही ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। क्या होता है ये, हाउ फास्ट द आउटपुट वोल्टेज के चेंज, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड में होता है, ठीक है, कितना वोल्ट चेंज हो सकता है पर माइक्रो सेकेंड में। यूज टू डिटरमाइन द मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, और इसका यूज क्यों करते हैं, मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, क्योंकि देखो जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है वो एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में जो है वो काम करता है, तो उसमें हम लोग मैक्सिमम कितना फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर सकते हैं ये जो है डिटरमाइन करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। और एफ मैक्स का जो वैल्यू होता है वो स्ल्यू रेट, ठीक है, स्ल्यू रेट बाई 2 पाई VP के, जहां पे VP के क्या है, पीक आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है हमें इस टाइप से मिलेगा। तो इसका जो ये पीक वैल्यू होगा ये क्या होगा, V पीक होगा, ठीक है। तो ये V पीक 2 पाई इंटू V पीक, और ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, स्ल्यू रेट मिल जाएगा। या तो स्ल्यू रेट दिया होगा या आप लोग को स्ल्यू रेट जो है वो निकालना पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले से आप लोग इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के लिए स्ल्यू रेट। इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तब इसका जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर एफ जो है वो एफ मैक्स से ज्यादा हो तब क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम आउटपुट है वो क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है, आउटपुट जो है वो डिक्रीज होने लगेगा। डिक्रीज इन ओपन लूप वोल्टेज गेन, जो ओपन लूप वोल्टेज गेन है वो भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है, वोल्टेज गेन भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीज डिक्रीज इन इनपुट इंपीडेंस, जो इनपुट इंपीडेंस है वो भी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, और जो आउटपुट इंपीडेंस है वो जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। बस ये याद रखेंगे कि जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे बस जो आउटपुट इंपीडेंस है वो बढ़ेगा। और देखो यहाँ पे एक चीज,
हम लोग का आउटपुट इंपीडेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए आइडियल एम्पलीफायर के लिए। तो जैसे जैसे ये हायर फ्रीक्वेंसी में हम लोग जाते हैं तब ये बढ़ने लगता है, ठीक है। बाकी जो इनपुट इंपीडेंस है वो क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये इसीलिए क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। इसका मतलब उल्टा प्रभाव जो है वो पड़ता है। और वोल्टेज गेन जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए, तो वोल्टेज गेन यहाँ पे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ऑपरेशनल एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, ओपन लूप ऑपरेशनल एम्पलीफायर था, ठीक है। ये इस मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बिना हम लोग इसी तरह से ही डिनोट करते हैं। ये हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर को भी हम लोग इस टाइप से जो है वो डिनोट करेंगे। ये V1, ये V2, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, V0 है। सेम इसी तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या है, ओपन लूप है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो कोई भी फीडबैक प्रोवाइड नहीं किया। अगर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ फीडबैक प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसा है, ये ओपन लूप के कारण है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्लोज्ड लूप। क्लोज्ड लूप में क्या होगा, देखो क्लोज्ड लूप जो है वो दो टाइप का होगा। एक तो हम लोग जो फीडबैक है वो प्लस टर्मिनल में देंगे और एक जो है वो माइनस टर्मिनल में देंगे। तब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो आउटपुट है इसे हम लोग क्या करते हैं, फीडबैक कर देते हैं एक रजिस्टर के थ्रू। यहाँ पे एक फीडबैक रजिस्टर होगा RF, ठीक है। इस रजिस्टर से जो है वो इसके इनपुट टर्मिनल से जो है इसे ऐड कर देते हैं, ठीक है। तब ये क्या बन जाता है, एक क्लोज्ड लूप बन जाता है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज लूप बोलेंगे। या तो हम लोग यहाँ पे फीडबैक दे सकते हैं या फिर हम लोग इसे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में भी जो है वो फीडबैक दे सकते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक, इसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव फीडबैक बोलेंगे, ठीक है। और जनरली जो है हम लोग नेगेटिव फीडबैक में जो है वो काम करेंगे। अच्छा, अब हम लोग ये फीडबैक क्यों देते हैं, फीडबैक देने का जो है वो रीजन क्या है। अगर मैं आप लोग को बताऊं तो ओपन लूप के केस में जो हमारा वोल्टेज गेन ये होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि जो वोल्टेज गेन है उसे हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं चाहते कि हमारा जो वोल्टेज गेन है वो क्या हो, इनफाइनाइट हो, ठीक है। हम जो है कुछ डिजायर वैल्यू में वोल्टेज गेन चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो क्या आ जाता है, फाइनाइट आ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसे आप लोग याद रखेंगे कि जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर नेगेटिव फीडबैक हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग नेगेटिव फीडबैक क्यों देते हैं, हम लोग नेगेटिव फीडबैक इसीलिए देते हैं ताकि आ, हम लोग जो है वोल्टेज गेन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक एंड ओपेम इज ऑलवेज ऑलमोस्ट ऑपरेट विथ नेगेटिव फीडबैक। और हम लोग जो है ज्यादातर केस में जो है वो नेगेटिव फीडबैक का ही अप्लाई करेंगे, यानी कि जो फीडबैक देंगे वो किस टर्मिनल में देंगे, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में देंगे। इसका रीजन क्या है, द ओपन लूप वोल्टेज गेन इज वेरी हाई। ओपन लूप वोल्टेज गेन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। विथ नेगेटिव फीडबैक द वोल्टेज गेन, क्लोज लूप जो वोल्टेज गेन होगा कैन रिड्यूस एंड कंट्रोल्ड। इसे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट द ओपेम कैन फंक्शन एज लीनियर एम्पलीफायर। जब इसे वोल्टेज गेन को हम लोग क्या कर लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, तब ये जो है एक लीनियर एम्पलीफायर की तरह कार्य करेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग जो है क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है ये, ठीक है। इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक का जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला तो जो क्लोज लूप गेन होता है ACL इज सेट टू बी ए डिजायर वैल्यू। हम लोग जो गेन है, अब ओपन लूप के केस में क्या हो रहा था, जो वोल्टेज गेन है वो इनफाइनाइट हो जा रहा था, ठीक है, बहुत ही ज्यादा हो जा रहा था। लेकिन हमें जो है उतना वोल्टेज गेन नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिजायर वैल्यू में जो है ये गेन को जो है वो सेट कर सकते हैं, किसका यूज करके, नेगेटिव फीडबैक का यूज करके।
ठीक है। इनपुट इंपीडेंस कैन कंट्रोल, अब वहां पे जो है हम लोग का इनपुट इंपीडेंस भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, ठीक है, उस वो भी वैल्यू जो है वो लगभग इनफाइनाइट हो जा रहा था। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट इंपीडेंस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट इंपीडेंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो बैंड विड्थ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बैंड विड्थ है, ठीक है, यहाँ पे इसे जो है इसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो बेसिकली क्या होता है, वाइडर बैंडविड्थ, मतलब अब जो है बैंडविड्थ जो है वो बढ़ जाता है। ओपन लूप के केस में, ओपन लूप के केस में जो बैंडविड्थ होगा, ठीक है, उससे जो है बैंडविड्थ हम लोग का क्लोज लूप के केस में क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। बैंडविड्थ क्लोज लूप के केस में जो है वो ज्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, बैंडविड्थ ऑफ ओपन लूप के केस में। क्लियर है ये, ठीक है। ओपन लूप में जो बैंडविड्थ होता है हम लोग का कम होता है, तब जब हम लोग नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तब ये जो बैंडविड्थ है ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और बैंडविड्थ क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी का रेंज जहां पे हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर कार्य करता है, ठीक है। यानी कि अब ज्यादा फ्रीक्वेंसी तक हम लोग अपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर अकॉर्डिंग टू फीडबैक। अब फीडबैक के अकॉर्डिंग जो है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर दो तरह के होते हैं, एक होता है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो फीडबैक देंगे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल में देंगे और यहाँ पे जो फीडबैक देंगे वो कहाँ देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल में देंगे, ठीक है। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी कि नेगेटिव फीडबैक। यहाँ पे देखो इसका जो सर्किट डायग्राम है ये बना हुआ है। यहाँ पे आर एफ क्या है हमारा, ये जो है रजिस्टेंस, फीडबैक रजिस्टेंस है, ठीक है। ये क्या है, ये इनपुट रजिस्टेंस है, ये इनपुट रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जो है इनपुट इंपीडेंस होता है, ठीक है, ये अलग चीज है। यहाँ पे ये जो हमारा इनपुट है वी इन, ठीक है, वी इन यहाँ पे जो है हम लोग अप्लाई किए हैं किसके साथ, एक रजिस्टर आर इन के साथ जो है वो अप्लाई किए हैं। और आउटपुट जो है हमें क्या मिलेगा, वी जीरो जो है वो आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फीडबैक है इसी, ये कहाँ है, नेगेटिव टर्मिनल में है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, नेगेटिव फीडबैक बोलेंगे, ठीक है। इस केस में देखो यहाँ पे हम लोग जो आउटपुट इनपुट जो अप्लाई किए हैं वो किस टर्मिनल में अप्लाई किए हैं, नेगेटिव टर्मिनल में अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो जो आउटपुट मिलेगा हमें क्या, किससे मिलेगा, 180 के फेज डिफरेंस में मिलेगा। यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव। यहाँ पे आउटपुट नेगेटिव क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनपुट जो है हम लोग नेगेटिव टर्मिनल में अप्लाई किए हैं, इसीलिए फीडबैक दिए हैं, इसीलिए नहीं। फीडबैक, ये जो हम लोग फीडबैक दिए हैं इससे वोल्टेज, ये आउटपुट में जो है वो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर का आउटपुट जो है किस किस चीज पे डिपेंड करता है ये हम लोग पढ़े, तो वहां पे फीडबैक का नाम जो है वो नहीं आया था, ठीक है। ये फीडबैक पे डिपेंड नहीं करेगा। हाँ, आउटपुट वोल्टेज का जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करेगा, आरएफ के वैल्यू पे डिपेंड करेगा, रजिस्टेंस के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये इन्वर्टिंग टर्मिनल में फीडबैक दिए हैं कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में फीडबैक दिए हैं, इससे जो है वो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ इस रेजिस्टेंस के जो है वो वैल्यू पे डिपेंड करता है। देखेंगे आगे, यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो 180 का फेज डिफरेंस मिलेगा। और वोल्टेज गेन कितना मिलेगा, इस केस में जो वोल्टेज गेन होता है, ठीक है, वोल्टेज गेन होता है सिंपली माइनस आर एफ बाई आर आई, ठीक है। देखो फीडबैक देने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, अब यहाँ पे वोल्टेज गेन जो है वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस के रेशियो पे, ठीक है। यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस होगा और यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस होगा, इन दोनों के रेशियो पे जो है वो डिपेंड करेगा हमारा आउटपुट वोल्टेज या जो वोल्टेज गेन है, ठीक है। ये जो वोल्टेज गेन है वो इन दोनों का रेशियो होगा। और यही जो है वो सबसे बड़ा क्या होता है, बेनिफिट होता है, ठीक है। कि अब जो है हम लोग इन दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल लूं, अगर इसका जो वैल्यू है वो 2 किलो ओम है, ठीक है, और इसका जो वैल्यू है वो 2 ओम है, ठीक है, तब हमारा जो क्या बोलना चाहिए, गेन है वो कितना आ जाएगा, 1000, ठीक है। गेन जो है वो 1000 आ जाएगा, ठीक है। ये पहला केस है। सेकेंड केस, अगर इसका वैल्यू क्या है, 5 किलो ओम है और इसका वैल्यू क्या है, 1 किलो ओम है, ठीक है, तब वोल्टेज गेन कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग वैल्यू के लिए जो वोल्टेज गेन है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। यानी कि वोल्टेज गेन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है
फीडबैक का, ठीक है, खासकर नेगेटिव फीडबैक का। तो जो वोल्टेज गेन है वो क्या हो जाएगा, जस्ट जो दो रेजिस्टेंस है उन दोनों का जो है वो रेशियो हो जाएगा, ठीक है, फीडबैक रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस का रेशियो। और हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट V0 इक्वल टू क्या जाएगा, आर एफ बाई आर आई और V इन, ठीक है, V0 इक्वल टू आर एफ बाई आर आई V इन हो जाएगा। तो ये होता है हमारा वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू इस तरह से निकालेंगे अगर हमें V इन पता है, ठीक है। और बेसिकली V इन यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2। और यहाँ पे जो एग्जांपल हम लोग लिए हैं अगर इसे आप लोग ध्यान देंगे तो ये क्या है, सिंगल एंडेड है, ठीक है। यहाँ पे मतलब सिर्फ एक ही टर्मिनल पे जो है हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए हैं और दूसरे को क्या कर दिए हैं, ग्राउंडेड कर दिए हैं। इसे हम लोग बोलते हैं सिंगल एंडेड ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम लोग सिंगल एंडेड ऑपरेशन जो है वो किए हैं, ठीक है। ACL इसका फायदा क्या है, देखो वही जो बताया, ACL जो है वो रेशियो है किस किस का, RF और RI का, ठीक है। क्लोज लूप इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओपन लूप। यहाँ पे जो है ये वोल्टेज गेन जो है वो ओपन लूप वोल्टेज गेन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्लोज लूप वोल्टेज गेन इज मोर स्टेबल, ये जो वैल्यू है वो ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपेरिजन में, ओपन लूप गेन के कंपेरिजन में, ठीक है। अगर इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज सेट टू यूनिटी गेन, इसे इसका गेन हम लोग यूनिटी भी कर सकते हैं, कैसे, अगर हम लोग आर आई का वैल्यू आर एफ ले लें तब जो हमारा वोल्टेज गेन है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका जो गेन है हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज गेन, ये जो है कांस्टेंट वोल्टेज गेन प्रोवाइड करता है, इसे जो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इवन 1 भी कर सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज गेन। यानी वोल्टेज गेन क्या बोलना चाहिए, अगर 1 है इसका मतलब क्या है, V0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर वोल्टेज गेन 1 है तो V0 इक्वल टू इस केस में माइनस V इन या V इन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, बफर टाइप से जो है ये हम लोग इसे कार्य करा सकते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे बफर सर्किट जो है वो कैसे बनाएंगे। इनपुट इंपीडेंस जो है, और इस केस में जो इनपुट इंपीडेंस है वो आर आई के बराबर होता है, जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है उसके बराबर होता है, लगभग लगभग जो है उसके बराबर होता है। यानी आर आई का वैल्यू चेंज करके हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, इनपुट इंपीडेंस जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आउटपुट इंपीडेंस लोअर देन द ओपन लूप, ओपन लूप के केस में जो आउटपुट इंपीडेंस होगा उससे जो है ये इसके लिए जो इंपीडेंस है वो क्या होता है, कम होता है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देख लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो अभी भी हम लोगों ने जो फीडबैक है वो कहाँ पे दिया है, माइनस टर्मिनल में ही दिया है, ठीक है। ये जो है माइनस टर्मिनल में हम लोगों ने क्या किया है, हाँ हम लोगों ने जो फीडबैक दिया है वो कहाँ दिया है, माइनस टर्मिनल में ही दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने इनपुट अप्लाई किया है वो इनपुट कहाँ अप्लाई किया है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे आप लोग जो है वो थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे कि जो इन्वर्टिंग क्या बोलना चाहिए हम लोग का, इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ठीक है। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, जब हम लोग इनपुट जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल में देते हैं, ठीक है, इन्वर्टिंग टर्मिनल में देंगे, ये नेगेटिव फीडबैक ही होगा, ठीक है। लेकिन जो इनपुट है हम लोग कहाँ पे देंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल में देंगे। और जब इनपुट को हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में देंगे ना, तब जो है ये क्या होगा, इसे हम लोग बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलेंगे, ठीक है। ये एम्पलीफायर का जो टाइप है, दो टाइप का एम्पलीफायर पढ़े थे, ठीक है। हम लोग क्या पढ़े थे, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। वहां पे मैं ये बोल दिया था कि जब नेगेटिव में हम लोग फीडबैक देंगे तब इसे जो है वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलेंगे, और जब प्लस में देंगे तो इसे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलेंगे, ऐसा मैं बोला था, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये जो है इनपुट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर इनपुट हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल में दे रहे हैं तो ये जो है वो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा, और अगर इनपुट हम लोग ये नेगेटिव टर्मिनल में दे रहे हैं तब ये जो है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यानी इनपुट जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल में रहेगा, ठीक है। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यानी कि जो इनपुट है हमारा वो कहां पे रहेगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में रहेगा, ठीक है। और इस टर्मिनल को हम लोग क्या कर देंगे, ग्राउंडेड कर देंगे, और यहाँ पे जो है ये रेजिस्टेंस आर आई रहेगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आर आई है, ये रेजिस्टेंस क्या है, आर एफ है। और इस केस में जो वोल्टेज गेन है
वोल्टेज गेन ACL। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हम लोग प्लस टर्मिनल में जो है वो अप्लाई किए हैं, तब आउटपुट भी जो है हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो उस केस में जो है नेगेटिव आया था, इस केस में क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। देखो अब जो है क्लोज लूप गेन जो है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, क्लोज लूप गेन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + RF अपॉन RI आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। ACL का जो वैल्यू है वो 1 + RF अपॉन RI आ जाएगा। ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज क्या आ जाएगा, 1 + RF अपॉन RI इंटू V इन। देखो इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को क्या दे देगा, V इन दे देगा। ठीक है, ये सर्किट में जो है वो V इन का वैल्यू दे देगा। ठीक है, और क्या दे देगा, RF का वैल्यू दे देगा, RI का वैल्यू दे देगा, और आप लोग को जो है वो आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए आप लोग को सबसे पहले क्या देखना है, आप लोग को दो चीजें जो है वो आइडेंटिफाई करनी, मतलब एक चीज जो है वो आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले तो, कि ये इनपुट जो है वो किस टर्मिनल में दिया गया है। अगर इनपुट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल में दिया गया है तो ये क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर होगा, और इस केस में जो आउटपुट वोल्टेज हो या फिर वोल्टेज गेन जो है वो ये होगा। ठीक है, और अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल में दिया है तब इस केस में क्या आ जाएगा, जो ए क्लोज लूप गेन जो है वो क्या आ जाएगा, -RF अपॉन RI आ जाएगा। ठीक है, या V0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -RF अपॉन RI भी इन आ जाएगा। बस आपको ये RF RI भी इन आइडेंटिफाई करना है, तब आप जो है वो आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। किस केस में, नॉन इन्वर्टिंग केस में। और नॉन इन्वर्टिंग केस में आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 + RF अपॉन RI। क्लियर है ये। वोल्टेज गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन्वर्टिंग बाय यूनिटी। ठीक है, यहाँ पे ये RF अपॉन RI जो है वो किसके लिए है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए है, तो इससे जो है वो हमेशा ज्यादा होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे कि जो वोल्टेज गेन होता है किस केस में, नॉन इन्वर्टिंग केस में जो है वो ज्यादा होगा, ग्रेटर देन इन्वर्टिंग बाय यूनिटी, एक जो है वो ज्यादा होगा। ठीक है, अगर उसके लिए इन्वर्टिंग के लिए वोल्टेज गेन कितना है, अगर नॉन इन्वर्टिंग के लिए, सॉरी, अगर इन्वर्टिंग के लिए वोल्टेज गेन क्या है, 100 है, तो नॉन इन्वर्टिंग के लिए क्या होगा, 101 होगा। ठीक है, अगर इसके लिए नॉन इन्वर्टिंग के लिए वोल्टेज गेन अगर 1000 है, ठीक है, तब नॉन इन्वर्टिंग के लिए क्या होगा, 1001 होगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, एक जो है वो ज्यादा होता है। एक हजार एक हो जाएगा, तो ये वैल्यू आप लोग, ये चीज जो है वो याद रखेंगे। अब देखो वोल्टेज फॉलोवर क्या होता है, अगर V0 को हम लोग V इन कर दें तब हमें क्या मिल जाएगा, ये वोल्टेज फॉलोवर मिल जाएगा। और RF इक्वल टू 0 करते हैं, अगर हम लोग कोई क्या बोलते हैं फीडबैक ना दें, इसका सर्किट बना है क्या, इसका सर्किट नहीं बना है, मैं यहाँ पे इसका सर्किट बना दे रहा हूँ। ठीक है, वोल्टेज फॉलोवर क्या होता है, ठीक है, कभी कभी आपको सर्किट देख के ये पता लगाना होता है कि ये वोल्टेज फॉलोवर है या नहीं है। तो वोल्टेज फॉलोवर क्या होगा, ये हमारा ओपेम होगा। ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल में हम लोग फीडबैक देंगे, ये इस टाइप से, ये हम लोग जो है वो फीडबैक देंगे, और ये हमारा क्या होगा, ग्राउंडेड होगा। अच्छा, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी होगा, कौन सा रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस RI। अब यहाँ पे जो है हम लोग इनपुट देंगे भी इन, ये हमारा क्या हो जाएगा, भी इन, इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो है वो भी इन देंगे। ठीक है, अगर हम लोग क्या करें कि ये RF का वैल्यू जो है वो 0 कर दें, अच्छा यहाँ पे ये जो है इसे बस शॉर्ट कर दें हम लोग, जस्ट है इसे जो है एक वायर से जो है वो कनेक्ट कर दें, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस यूज ना करें। ठीक है, तब ये हमारा किस तरह से काम करेगा, वोल्टेज फॉलोवर की तरह काम करेगा। अगर RF इक्वल टू 0 है तब ये क्या हो जाएगा, वोल्टेज फॉलोवर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सर्किट दे देगा, और ये बताएगा कि इसमें से वोल्टेज फॉलोवर जो है वो कौन सा है। आप लोग हमेशा जो है ये याद रखेंगे कि RF का जो वैल्यू है अगर 0 है, ठीक है, RF का वैल्यू 0 है, और दूसरा क्या, कि इनपुट जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए दो केस याद रखेंगे, RF का जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए, ठीक है, और जो इनपुट है, इनपुट कहां होना चाहिए, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दो केस सेटिस्फाई होता है तब ये जो होगा हमारा क्या होगा, वोल्टेज फॉलोवर होगा। ठीक है, याद रखेंगे वोल्टेज फॉलोवर इंपॉर्टेंट है ये। इनपुट इंपीडेंस जो है वो ओपन लूप गेन में किस टाइप से डिपेंड करता है, ये जो है इसका फॉर्मूला है Z in इक्वल टू Z 1 प्लस ओपन लूप गेन। ठीक है, और Z आउट इक्वल टू ये जो है Z मतलब आउटपुट इंपीडेंस बटे ये,
यहाँ पे ये इनपुट इम्पीडेंस, मतलब इनपुट इम्पीडेंस ही है ये जो है क्लोज लूप के केस में है, ये ओपन लूप के केस में है। ठीक है, यहाँ पे ओ लिख देता हूँ, ये ओपन लूप के केस में है, ये ओ आई और ये ओ ओ। ओपन लूप के केस में आउटपुट इम्पीडेंस है और ये ओपन लूप के केस में इनपुट इम्पीडेंस है। मल्टी स्टेज ऑपरेशनल सर्किट, ये मल्टी स्टेज अब क्या होगा, इसमें जो है वो दो या दो से अधिक जो है वो ऑपरेशनल सर्किट होंगे, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी स्टेज सर्किट बोलेंगे। इस केस में जो गेन होगा, जो टोटल गेन ए होगा, वो क्या होगा, सभी के गेन का जो है वो मल्टीप्लीकेशन होगा। इसका गेन ए1 है मान लेते हैं, इसका गेन ए2 है और इसका गेन क्या है, ए3 है। ठीक है, ये हमारा जो है वो पहला एम्पलीफायर है, ये हमारा दूसरा एम्पलीफायर है और ये हमारा तीसरा एम्पलीफायर है। ठीक है, तो तीनों को जो टोटल गेन होगा वो तीनों के गेन का मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो इनपुट हम लोग अप्लाई किए हैं, कहाँ पे अप्लाई किए हैं, प्लस टर्मिनल में, यानी ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग हो जाएगा, तो इसके लिए गेन 1 प्लस आर एफ आ जाएगा। अगर यहाँ हम लोग देखें तो ये जो इनपुट अप्लाई किए हैं वो कहाँ पे अप्लाई किए हैं, और ये जो है वो ग्राउंडेड है होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग कहाँ अप्लाई किए हैं, नेगेटिव फीडबैक में जो है वो अप्लाई किए हैं, तब यहाँ पे वोल्टेज गेन क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हम लोग नेगेटिव में अप्लाई किए हैं, तो ये भी जो है हमारा इन्वर्टिंग केस आ जाएगा। अब जो टोटल जो हमारा वोल्टेज गेन है, इन तीनों को जो है हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस आर एफ अपॉन R1 इंटू माइनस आर एफ अपॉन R2 इंटू माइनस आर एफ अपॉन R3, इस टाइप से ये आ जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, इसमें हमारा जो है वो अलग अलग टाइप का एम्पलीफायर आ जाएगा, इसका जो है वो एप्लीकेशन।